आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 8। इस चैप्टर का नाम है मोशन। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसका यूज कैसे करते हैं इस चैप्टर में, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। A point with respect to which motion and rest is defined is known as reference point। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में मोशन और रेस्ट दोनों चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। डिफाइन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब कभी भी मोशन और रेस्ट यदि बॉडी के अंदर हो रहा है तो किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे क्या रेस्ट और यदि मोशन ये दो स्टेट ऑफ बॉडी हैं, जैसे एक मोशन है एक रेस्ट है, तो क्या ये दोनों स्टेट ऑफ बॉडी क्या ये बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं हो सकते? तो नहीं हो सकते। बिना रेफरेंस पॉइंट के ना आप मोशन को डिफाइन कर पाएंगे और ना ही रेस्ट को डिफाइन कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको ये दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा क्यों है हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे कि कैसे रेफरेंस पॉइंट का यूज होता है मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फिर से डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच मोशन एंड रेस्ट इज डिफाइंड इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में मोशन और रेस्ट डिफाइन हो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अब ब्रैकेट में है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जब हम एक टाइम पे एक से ज्यादा पॉइंट्स को ले लेते हैं, मतलब एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, वो एक रेफरेंस फ्रेम हो जाता है। ठीक है, जब कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो उसे हम कहने लगते हैं रेफरेंस फ्रेम, वो एक फ्रेम की तरह वर्क करता है। ठीक, रेफरेंस पॉइंट होते कितने तरह के, मतलब कितने तरह के ये हो सकते हैं। इट मे बी अ फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, मतलब जिस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट मानना चाहते हैं वो फिक्स हो, मूविंग नहीं हो। अब मूविंग पॉइंट, ये एक मूविंग पॉइंट भी हो सकता है, और एनी अदर पॉइंट, ये कोई रैंडम पॉइंट भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप एनी पॉइंट को लोगे, कोई भी पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट है टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी होना चाहिए, तो रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के मोशन नहीं डिफाइन करेंगे हम, डिफाइन होगा ही नहीं, होगा तो क्या होगा वो आगे के पॉइंट में देखते हैं। यदि मान लीजिए बिना रेफरेंस पॉइंट के आप मोशन डिफाइन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन। होता क्या है प्रॉब्लम कि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप रेफरेंस पॉइंट को क्लियर नहीं करते कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, इस सिचुएशंस में क्या होता है कि बॉडी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट के लिए तो मूविंग है, पर कभी कभी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, रेस्ट पे होती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप और आपके दोस्त दो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, दोनों सीट पे एक दूसरे के अगल बगल बैठे हो, तो यदि आप ये माने कि आप लोग एक दूसरे को रेफरेंस पॉइंट मान के चलो, जैसे मान लो आपने अपने आप को ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो क्या आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ना वो आपसे दूर जा रहा ना आपके पास आ रहा। मोशन कब होगा, जो आप, जब वो आपसे दूर है या फिर आपके पास है, तो ना वो आपसे दूर जा रहा ना अपने पोजीशन को चेंज कर रहा। इसका मतलब क्या, वो एक ही जगह पे, और एक जगह पे है तो क्या है, वो रेस्ट है। और रेफरेंस पॉइंट क्या माना, आपको माना। अब जरा सोचिए कि यदि रेफरेंस पॉइंट रोड पे खड़ा है, किसी आदमी को हम मान लिए, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप और आपके दोस्त क्या होंगे,
तो चलिए यदि किसी रोड पे खड़े आदमी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लिए, तो वहां पे क्या होता है कि यदि वो रोड पे खड़ा है तो उसको बस क्या दिखेगी, बस मूविंग दिखेगी। मतलब बस रोड पे उसके पास उसकी तरफ आ रही होगी या फिर उससे दूर जा रही होगी, ठीक है। तो बस रोड पे उसके लिए क्या होगी, मूविंग होगी। तो जब बस मूविंग होगी तो बस के में आप हो और आप भी बस के साथ ही मूव कर रहे हो, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से आप मोशन में आ गए थे और रेफरेंस पॉइंट बदल देने से आप रेस्ट पे भी थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि रेफरेंस पॉइंट का यूज क्या है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बिना इन दोनों चीजों को डिफाइन करना कंफ्यूजिंग है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं अ बिजी रोड, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे कुछ लोग स्क्रीन के सामने से इलेक्ट्रिक स्कूटर पे पास कर रहे थे रोड पे, कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, कुछ लोग बिल्डिंग के सामने फुटपाथ से पैदल जा रहे थे इस जगह से, कारें यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, कुछ लोग इधर से आ रहे थे। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट किसको माना है, आपने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट खुद को माना है। क्यों, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो क्या ये मूविंग है या रेस्ट है। तो आपने जब ऑब्जर्व किया तो क्या देखा, आपके सामने से कुछ लोग पास किए, मतलब इस जगह से कुछ लोग रोड क्रॉस किए, कुछ लोग स्कूटर से रोड क्रॉस किए, कुछ लोग बाइक से किए। देखिए ये क्या हो गए, ये मूविंग हो गए। यहाँ पे कार्स खड़ी हैं, ये कार क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, ये कहीं मूव नहीं कर रही, ये आपके एकदम सामने दिखाई दे रही, कहीं मूव नहीं कर रही। ये बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग रेस्ट पे है, बिल्डिंग भी मूव नहीं कर रही, ये साइकिल भी रेस्ट पे है, ठीक है। और जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे क्या थे, मोशन में। कुछ कार इधर से आ रही थी, वो क्या थी, मोशन में, क्योंकि वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में। आपको ऐसा लग रहा था वो आपकी तरफ आ रही है। ये लोग क्या लग रहे थे कि ये लोग लग रहे थे आपसे इधर दूर जा रहे थे, ठीक है। यहीं पे क्या था कि दो लोग मोशन कर रहे थे साथ में, एक लोग यहाँ मोशन कर रहे थे, एक लोग इसके पीछे मोशन कर रहे थे। तो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बताया कि मूविंग पॉइंट को भी आप मान सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे इन दोनों को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो ये भी है आपका एक परसेप्शन कि आप किसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं। इसके आगे एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एक विंड मिल है, ठीक है। अब विंड मिल जो है हमारी अर्थ के अंदर ग्राउंडेड होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ये वाला पोर्शन विंड मिल का अर्थ के अंदर ग्राउंडेड होता है, ठीक है। तो विंड मिल यदि अर्थ के अंदर ग्राउंडेड हो तो विंड मिल मूव नहीं करेगी, वो फिक्स है अपनी जगह पे, ठीक। पर यदि हम ध्यान दें विंड मिल के फैंस पे, ठीक है, इसके जो पंखे इन पे ध्यान दें तो ये मूव कर रहे हैं। यदि आप अपने को रेफरेंस पॉइंट माने तो आपके रिस्पेक्ट में भी मूव कर रहे हैं। और यदि आप इस विंडमिल के एक्सल एक्सल को रेफरेंस पॉइंट माने, ठीक है, ये विंडमिल का एक्सल है, यदि इसको रेफरेंस पॉइंट माने तो इसके रिस्पेक्ट में विंडमिल क्या कर रही है, मूव कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये भी मिड इसके फैन क्या होंगे, मूविंग हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अर्थ एंड मून का। तो आप लोग ये जानते होंगे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे हमेशा रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है और टिल्ट होने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और आप यदि रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हो, मून को, ठीक है। तो मून क्या करता है, अपनी ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ रोटेशन करता है। तो यदि आप मून को रेफरेंस पॉइंट मान के और मून से अर्थ को देखते हो तो आपको क्या लगेगा, अर्थ क्या दिखेगी, अर्थ आपको मूविंग दिखेगी। मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं चाहे ट्रीज हैं, ये ऐसा तो मूव नहीं करती। पर जब आप मून को रेफरेंस पॉइंट मान के देखोगे तो क्या होगा, ये मूविंग दिखाई देंगी, ठीक है। अब चलिए आप ये मान लीजिए आपने अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो जब आप अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो आपको मून क्या दिखेगी, मून भी मूविंग दिखेगी। तो इसीलिए हम जब भी मोशन को डिफाइन करते हैं या फिर जब भी रेस्ट को डिफाइन करते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। और रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ हमें उसके मोशन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरा रेफरेंस पॉइंट खत्म हो गया, ठीक। अब
इसके आगे से जो मेरा मेन टॉपिक शुरू होता है, सबसे पहले अब हम यहाँ से देखेंगे रेस्ट क्या होता है। अभी हमने पीछे देखा रेफरेंस पॉइंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमेशा मोशन और रेस्ट दो चीजें एक साथ आ रही थी, ठीक है। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट क्या है? मोशन से पहले की चीज है। कोई बॉडी अचानक से मोशन में नहीं आती है। बॉडी पहले रेस्ट पे होती है, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है या फिर कोई एक्सटर्नल कॉज होता है और फिर बॉडी मोशन में आती है, ठीक है। तो रेस्ट पहले, मोशन से पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? रेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। अब सबसे पहले हम रेस्ट की डिफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position with respect to a reference point with time। मतलब a body said to be at rest, किसी भी बॉडी को, चाहे कोई भी बॉडी को हम रेस्ट पे कब कहेंगे, या फिर कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन, इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज करेगी तो बॉडी को हम क्या कहेंगे? बॉडी हमारी क्या है? बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। अब बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल देखते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे बॉडी रेस्ट पे है। पहला एग्जांपल जो हमारे पास है वो है अ स्टोन लाइंग ऑन अर्थ। जैसे कि आप मानिए कि अर्थ पे कुछ स्टोन रखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इस फिगर में देखिए कि 3 स्टोन अर्थ पे रखे हुए हैं। अब ये जो 3 स्टोन है ये न कहीं मूव कर रहे हैं। यदि आप अपने को रेफरेंस पॉइंट मानिए तो ये आपसे भी दूर नहीं जा रहे हैं। यदि आप अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानिए ये अर्थ से भी कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ए मैन सिटिंग ऑन बेंच। एक आदमी है वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, वैसे ये बेंच, बेंच भी क्या है? अर्थ में ग्राउंडेड है, ठीक है। ग्राउंडेड होने का मतलब ये अर्थ के अंदर ही तो फिक्स है, अर्थ के अंदर तो धसी हुई है। तो बेंच क्या है? हमारी रेस्ट पे है, वो मूव तो कर नहीं रही है। पर यदि अ मैन सिटिंग ऑन बेंच, यदि कोई आदमी आके इस बेंच पे बैठ जाए तो वो भी क्या होगा? वो भी रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि ना बेंच कहीं जा रही ना आदमी कहीं जा रहा। यदि हम बेंच को रेफरेंस पॉइंट माने, क्या बेंच के रिस्पेक्ट में आदमी मूव कर रहा? नहीं कर रहा, वो उस पर बैठा हुआ है शांति से। यदि हम आदमी को रेफरेंस पॉइंट माने तो क्या आदमी के रिस्पेक्ट में बेंच मूव कर रहा? तो बेंच भी मूव नहीं कर रही है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि रेफरेंस पॉइंट भी कैसे लेना है, और रेस्ट भी क्लियर हो गया कि कब रेस्ट पे बॉडी होगी। अब इसके आगे जो हमारे पास टॉपिक आ रही है वो टॉपिक है मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, किसी बॉडी को हम मोशन पे कब कहेंगे, या फिर कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to a reference point with time। कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी? जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। मतलब वो किसी रेफरेंस पॉइंट से दूर जाए या फिर उस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आए, ठीक है। तभी उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। या फिर यदि वो ऐसा नहीं करती तो बॉडी क्या होगी? वो रेस्ट पे होगी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। पहला एग्जांपल इसका है अ मूविंग कार ऑन रोड। आपको फिगर में एक कार दिखाई दे रही है जो रोड पे मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2-3 रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं जो आपका मन करे, और अलग अलग रेफरेंस पॉइंट मानिए, अलग अलग तरह से मोशन को डिफाइन करिए। सबसे पहले आप देखिए, यदि आप रोड को रेफरेंस पॉइंट मानते हो तो रोड तो फिक्स है, और क्या कार क्या है? कार रोड के ऊपर मूव कर रही है, मतलब रोड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो कार क्या हो गई? मूविंग होगी। यदि आप खुद के रेस्पेक्ट में मानिए तो आपको भी ऐसा लग रहा है कार आपसे दूर जा रही है। तो जब कार आपसे दूर जा रही है और आप फिक्स हो, एक जगह पे आप हो, तो कार क्या होगी? मोशन में होगी। अब कार के अंदर जो लोग बैठे हैं क्या वो मोशन में है? अब वो मोशन में है भी और मोशन में नहीं भी है। यदि कार के अंदर दो लोग बैठे हैं और उन दोनों में से किसी एक आदमी को हम रेफरेंस पॉइंट माने और दूसरे आदमी का मोशन डिफाइन करें,
तो वो दूसरा आदमी उस आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। वो क्यों रेस्ट पे है, वो इसलिए रेस्ट पे कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। पर आपके रेस्पेक्ट में कार मोशन में है और कार के साथ साथ ये दोनों लोग भी मोशन में है। ठीक है, तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंट बदलता है, बॉडी का मोशन या फिर बॉडी का रेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है अ मूविंग ट्रेन ऑन ट्रैक। यदि कोई आप ट्रेन को सपोज करिए वो ट्रैक पे मूव कर रही है, आपके स्क्रीन पे फिगर आ गया कि अ ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक, ट्रैक पे ट्रेन मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है। अब ट्रेन ट्रैक पे मूव कर रही है तो ट्रेन क्या है, मोशन में है, क्योंकि ट्रेन अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। और रेफरेंस पॉइंट आप ट्रैक को मान लीजिए, खुद को मान लीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को मानिए यहाँ पे। पर अब ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं, क्या वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो वो नहीं है। ये एग्जांपल हमने अभी बस का एग्जांपल देखा, ये सेम एग्जांपल वही है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये आपका मोशन भी क्लियर हो गया कि मोशन कब बॉडी मोशन में होगी, कब बॉडी मोशन में नहीं होगी, कब बॉडी रेस्ट पे कही जाएगी। रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके आगे एक एक्टिविटी है हमारे पास। एक्टिविटी में क्या है, हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं, क्या है ये। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कभी कभी मोशंस ऐसे होते हैं कि वो डिफाइन नहीं हो पाते। ठीक है, कि ये कौन सा मोशन है। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कभी कभी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, मतलब एक सर्किल में मूव करते हैं। सब में रोटेट, कुछ रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे ही। रोटेट का क्या होता है, रोटेट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस पे घूमना। ठीक है, तो वो रोटेशन हो गया, अर्थ का रोटेशन होता है। एंड फ्यू अदर मेनी वाइब्रेट। ठीक है, फ्यू अदर मे वाइब्रेट, और कुछ वाइब्रेट करते हैं। तो अलग अलग तरह के मोशन अलग अलग तरह से डिफाइन होते हैं। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे मोशन एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेट, बॉडी वाइब्रेट भी कर सकती है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर सकती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही मोशन होगा, एक टाइम पे कई सारे मोशन भी हो सकते हैं। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. Inferred through indirect evidences. इसका मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बॉडी का मोशन दिखाई नहीं देता, हम इनडायरेक्ट एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, मतलब प्रूफ, हम इनडायरेक्ट प्रूफ से उसके मोशन को हम डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे। वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर by observing the movement of leaves and branches of trees. ठीक है, एंड ऑल्सो बाई मूवमेंट ऑफ डस्ट। यदि हम आपसे कहें क्या हवा मूव कर रही है, तो आप कैसे बताओगे, आपने कभी हवा को तो देखा नहीं, एयर को मूव करते हुए देखा नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, हम कैसे बता सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ लीव्स, यदि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं मतलब हवा बह रही है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जब तेज हवाएं बहती है तो ब्रांचेस भी हिलती हैं, तो भी हवा बहती है। ऑल्सो बाई मूवमेंट ऑफ डस्ट, यदि आप डस्ट को उठा के हाथों से छोड़े तो डस्ट भी एयर के साथ साथ मूव करती है, तो इससे क्लियर होता है कि हमारी एयर जो है मूविंग है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन है क्या अर्थ के मोशन से। इट इज ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। क्या ये सत्य है कि हमें अर्थ के मोशन पता नहीं चलता। व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। ये तीन क्वेश्चन थे। पहला मोशन ऑफ अर्थ, दूसरा अर्थ यदि मोशन में है तो क्या हमें पता चलता है, और तीसरा सनराइज सनसेट या वेदर चेंज क्यों होता है। ये सारी चीजें एक ही सिंगल रीजन की वजह से होती हैं कि अर्थ हमारा क्या करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है।
और अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, तो ये सारी कंडीशंस उस पर अप्लाई होती है। ठीक है, पहला मोशन ऑफ अर्थ, यस ये भी है। डायरेक्टली हम परसीव नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते कि मोशन इतना स्लो है, इतना स्लो है, हम उसे परसीव नहीं कर पाते। और सीजन चेंज अर्थ के रोटेशन से ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम ये देखेंगे कि कितने तरह के मोशंस होते हैं। बेसिकली मोशंस को जब हम डिफाइन करने चलते हैं, तो मोशन को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहला, वन डायमेंशनल मोशन, इसको हम शॉर्टकट में 1D मोशन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, पहला मोशन जो हम डिफाइन करते हैं ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब एक ही चीज के 3 नाम है। दूसरा क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन या फिर 2D मोशन, इसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं या फिर 2D मोशन कहते हैं। और तीसरा टाइप क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन या 3D मोशन। तीसरा टाइप होता है हमारे पास 3D का। ठीक है, तो वन बाय वन करके इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि किस मोशन को हम 1 डायमेंशन में लगाएंगे, किस मोशन को हम 2 डायमेंशन में डिफाइन करेंगे, और किस मोशन को हम 3 डायमेंशन में। अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब यदि बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन उसी को कहते हैं, क्योंकि यदि बॉडी सिंगल लाइन में मूव करेगी तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और रेक्टिलिनियर एक नया वर्ड है आपके लिए, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी वही होगा। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे सामने, मैन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपको यदि कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी होगी, तो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होता है, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने इसे क्या माना, एक एक्स एक्सिस मान लिया कि ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यदि इसका मोशन इस स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि यदि किसी भी बॉडी का मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, या यदि दूसरे लैंग्वेज में कहें आप, तो किसी बॉडी का मोशन सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट से डिफाइन हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, तो किसी बॉडी का मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, मतलब जैसे एक एक कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स का कोऑर्डिनेट उसके मोशन को डिफाइन करे। ठीक है, यदि आप वाई एक्सिस पे देखेंगे तो सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट उसे डिफाइन करना चाहिए, या फिर जेड एक्सिस की बात करें तो सिर्फ जेड का कोऑर्डिनेट उसे डिफाइन करना चाहिए। तो 1 डायमेंशन में क्या हो गया कि सिर्फ एक डायमेंशन, मतलब इन तीनों में से किसी एक पे यदि मोशन हो रहा है बॉडी का, दो पे नहीं, एक्स पे हो या फिर वाई पे हो या फिर जेड पे हो, सिंपल लैंग्वेज में यदि तीनों में से किसी एक पे मोशन हो रहा बॉडी का, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, 1 डायमेंशनल इसलिए कहेंगे क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट उस बॉडी के मोशन को डिफाइन करता है। स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों कहेंगे, क्योंकि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। रेक्टिलिनियर मोशन भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, तो यदि ये आदमी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब देखिए, ये आदमी अपने पहले वाले पोजीशन से उठ के यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये मूव करके इसी स्ट्रेट लाइन में आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया यदि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहिए, रेक्टिलिनियर कहिए या फिर 1 डायमेंशनल कहिए। तो ये एक टाइप मोशन का क्लियर हो गया, 1 डायमेंशन का। अब ये कई तरह से हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में
शॉर्ट फॉर्म में 2D मोशन भी कहते हैं, और ऐसे यदि आप बोले तो 2 डायमेंशनल मोशन भी हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है मैन मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, आप जब भी इंक्लाइंड सरफेस में मूव करते हैं तो आपका मोशन जो होता है 2 कोऑर्डिनेट से डिफाइन होता है। अब वो एक्स वाई ले लीजिए आप, वाई जेड ले लीजिए आप, या एक्स जेड ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन 2 कोऑर्डिनेट का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट का यूज करके 2 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को लेते हैं। ठीक, ये आगे हमारे स्ट्रेट लाइन और ये आगे हमारा एक्स एक्सिस। अब वर्टिकल लाइन मतलब हमारी वाई एक्सिस, और मैंने इस पे क्या लिया, एक इंक्लाइंड लाइन ले लिया। ठीक है, मतलब इस पे मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस बनाया, वो इस तरह। ठीक है, अब कोई आदमी यदि इस सरफेस पे आगे मूव कर रहा है, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में कोई मूव कर रहा था सिर्फ एक्स एक्सिस यूज किए थे हम। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है, यहाँ पे हमें एक्स तो चाहिए, मतलब ये आगे तो बढ़ रहा, पर ये थोड़ा सा एंगुलर बढ़ रहा है आगे। ठीक है, जब ये एंगुलर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस भी लिया और वाई एक्सिस लिया। ठीक है, अब इस बॉडी का मोशन, चाहे इस आदमी का मोशन 2 एक्सिसों से डिफाइन हो रहा है, तो इस वजह से इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस लेंगे और वाई लेंगे, आप वाई जेड ले सकते हैं, एक्स जेड ले सकते हैं। ठीक है, 3 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक वाई एक जेड। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। इसको 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में 3D मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो कैसे लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे, ले लिया एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन ले लिया मैंने, इसको मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। और एक और लाइन लिया, ये हो गई जेड। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तीनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनती है ये 90 डिग्री की होती है। ठीक है, ये सारी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब किसी बॉडी का मोशन यदि इन तीनों एक्सिस से डिफाइन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यदि आप सपोज कर लीजिए कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, तो जब बॉडी स्पेस में मूव कर रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए तीनों एक्सिस का यूज करेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो जब इन तीनों एक्सिस का यूज करेंगे और बॉडी रैंडमली मूव कर रही है तो फिर वो मोशन कैसा हो जाएगा, वो मोशन हो जाएगा हमारा 3D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मोशन और मोशन के टाइप यहाँ तक आपके सारे क्लियर हो गए। इस टॉपिक में हम सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। मतलब वो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यदि हम एग्जैक्ट हिंदी देखें मैग्नीट्यूड का, तो एग्जैक्ट हिंदी होता है मैग्नीट्यूड का परिमाण, पर इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को यदि हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम मैग्नीट्यूड को कह सकते हैं एक तरह से मेजर। ठीक है, मतलब कोई भी चीज कितनी मात्रा में है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक बकेट वाटर, मैंने एक मेजर बताया ना, वाटर कितना, एक बकेट। अब यदि वो बकेट 5 kg का हो, 5 kg वाटर होगा। अब यदि वो बकेट 10 kg का हो तो 10 kg वाटर होगा। ठीक है, एक तरह से आप इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, आप उसकी साइज भी कह सकते हैं। मतलब उसकी साइज इतनी थी तो उसके अंदर उतना पानी आ गया। ठीक है, तो ये थे स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या क्या है, स्केलर क्वांटिटीज में आता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि मैं यहाँ से वहाँ गया,
मतलब मैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो अब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, कितना गया ये तो पता चल सकता है ना कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो क्वांटिटी, यदि डिस्टेंस की लैंग्वेज में हम कहें तो क्वांटिटी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यदि मैंने 5 किलोमीटर ए टू बी ट्रेवल किया, हम 5 किलोमीटर कह सकते हैं। अब जैसे टाइम है, टाइम, तो टाइम मेजर कर सकते हैं, 5 आवर, 1 आवर। ठीक है, इसी तरह से मास है, केजी में मेजर करेंगे इसको, टेम्परेचर है, केल्विन में मेजर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को यदि सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो तो मेजर कह सकते हो या फिर क्वांटिटी कह सकते हो। ठीक है, और कभी कभी आप इसको साइज के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। ठीक, अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड है ही, एज वेल एज डायरेक्शन, इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड की हिंदी मैंने बता दी परिमाण, और डायरेक्शन की हिंदी क्या होगी, दिशा। तो वो क्वांटिटी जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा हो, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, और नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल देखने पे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मेजर तो है, क्वांटिटी तो है, पर इसके अंदर क्या है, एक डायरेक्शन भी है कि ये यदि हम मेजर करेंगे तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, हम ईस्ट में गए या वेस्ट में गए या किसी भी डायरेक्शन में गए हम डिस्टेंस ले सकते हैं। पर यदि डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो डिस्प्लेसमेंट हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हम गए किधर। ठीक है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन सब में मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड का मतलब मेजर तो है, जैसे फोर्स मैंने ले लिया, अब फोर्स के बारे में मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स, मेजर हो गया फोर्स कितने न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन का है। ठीक है, पर सिर्फ इतना कहने से ये डिफाइन नहीं होगा, हमें इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यदि हम कहें 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है, कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये फिर जाके डिफाइन होगी वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें और भी कई सारी चीजें एग्जाम्पल में आती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 एग्जाम्पल रखे हैं, और इसमें और भी कुछ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। अब इसके आगे हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कुछ स्केलर और वेक्टर का जो कंफ्यूजन है यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमें जानकारी यहाँ पे हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। आप ये जान लीजिए कि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन कंपल्सरी नहीं होता, आप डिस्टेंस कैसे भी ले सकते हो, कैसे भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, एक डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब डिस्टेंस की हम डेफिनेशन देखते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे पढ़ेंगे। द टोटल पाथ लेंथ, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, द टोटल पाथ लेंथ, कितना, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी। ठीक है, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी, मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी तय की गई हो। ठीक है, ये नहीं कि हमें एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में, यदि वो कर्व में मूव किया तो कर्व में लेना है, यदि वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में गया तो सिंगल स्ट्रेट लाइन में लेना है। मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी दूरी बॉडी ने कवर की। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। एक और डेफिनेशन इसकी देखते हैं, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मैंने बताया, आप
मेजर कह सकते हो, क्वांटिटी कह सकते हो या साइज कह सकते हो। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ मतलब वो लेंथ, मैंने बताया ना कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कह सकते हैं हम, मेजर। तो किसका मेजर? लेंथ का मेजर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, कौन सी लेंथ? कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, मतलब एक मूविंग बॉडी ने जितना लेंथ कवर किया उसके मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब मेजर हो गया, ऑफ लेंथ मतलब लेंथ, किसका? लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, जो मूविंग बॉडी ने लेंथ कवर किया उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया उसको भी हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस कह सकते हैं। और डिस्टेंस हमारी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब कम से कम दूरी, और द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब एक सिंगल रेखा में चली गई दूरी। ठीक है। बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, और बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने दो पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। अब इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। अब ये लाइन तो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, और ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। पर ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और आगे भी लिखा हुआ है इसमें, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मैंने इस पॉइंट को चलिए ए मान लिया। ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। ठीक। तो मैंने ये कहा बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स क्या हो गए? ए एंड बी। अब इन दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एकदम मिनिमम दूरी। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, पर ये आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन कहीं है, कहीं जा रही है, मतलब समझना है हमें। तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है और दूसरा हमारे पास क्या है? डायरेक्शन है। अब चलिए इन दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे डेफिनेशन में था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मेरे पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट्स में क्या है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक। अब इन दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो सकती है? तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो सकती है। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। ये क्या होगी? ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो लाइन ग्रीन से दिखाई गई वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये जो लाइन है कर्व वाली, ये क्या है? ये सिर्फ डिस्टेंस है। ठीक है। तो यहीं पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए क्या कहा? द टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मतलब बॉडी जहां जहां से मूव की है हमें सब पॉइंट्स को लेना है। ये क्या होगी? ये टोटल पाथ लेंथ हो गया। ठीक है। और जब ये टोटल पाथ लेंथ हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ठीक। एक और डेफिनेशन थी इसकी, द टोटल लेंथ कवर्ड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड? इसका लेंथ कवर्ड, कौन सी लेंथ? जो कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। अब ये लेंथ, ठीक है, ये टोटल लेंथ, टोटल लेंथ की बात कही जा रही है। ठीक है। तो अब इसे हम क्या समझेंगे? ये डिस्टेंस है। ठीक। अब यदि इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें, मतलब कम से कम दूरी, एक स्ट्रेट लाइन दूरी ही सबसे कम से कम। एक चीज आप ये याद कर लीजिए कि दो पॉइंट्स के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसीलिए कहा गया कि मिनिमम डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस।
ठीक है। तो यदि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम देखेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हैं, ये जो अब रेड लाइन में चेंज हुआ ये क्या था, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। इसके ऊपर आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे और डिस्टेंस किसे कहेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। देखिए डिस्टेंस में कोई एरो नहीं है, बॉडी बी टू ए भी आ सकती है और बॉडी ए टू बी भी जा सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हमारे पास एरो है, एक एरो हेड हमने दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, ये डिफाइन कर रहा है कि बॉडी ए टू बी गई है, पर डिस्टेंस के लिए कोई एरो हेड नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे भी ले सकते हैं, डिस्टेंस के डेफिनेशन में ये था कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें बस उसका मेजर चाहिए, उसकी क्वांटिटी चाहिए। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या था, मेजर के साथ साथ क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए। यदि डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ तो वो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो एक दो डिफरेंस तो आप पहले समझ गए होंगे क्या क्या डिफरेंस है हमारे पास। सबसे पहला क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने ये पहले ही देख लिया था कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड से ही हमारा काम हो जाएगा, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। पर डिस्प्लेसमेंट की बात जब जब होती है तो इसमें क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मतलब मेजर भी चाहिए उसका, और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसका मेजर भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये है, डायरेक्शन के साथ साथ जब अमाउंट है मतलब उसका मेजर है तो क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस न कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी जीरो होगी। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ना ये नेगेटिव होती है ना ही जीरो होती है। बट डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में दिखाया आपको, पीछे वाली स्लाइड में क्या था कि हमारा डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा था। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से लेके ऐसे गए जाए तो फिर हम यहाँ आ रहे थे। ठीक है, और जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो डिस्टेंस की बात हम कैसे कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हो रही थी। तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सिंपल सा है, हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। ठीक है, तो यही चीज़ था वहाँ पर कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। ये कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये देख के ही पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है। एक बार फिर देख लीजिए, स्पीड आपका क्या है, स्केलर है। टाइम आपका क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर है। बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इसी वीडियो में
पहले हमने देखा था, इनके बीच में डिफरेंस भी देखा था, ठीक है, और इनको अच्छे से समझा भी था। ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीनों का रिलेशन, ये फॉर्मूला है इन तीनों का। कैसे हमारे पास यदि स्पीड हो और टाइम हो तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि टाइम डिस्टेंस हो तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। अब स्पीड के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले में जो स्पीड होती है हमारी, ये हमेशा एवरेज स्पीड होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसकी डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब डिस्टेंस के चेंज होने के रेट को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। यदि रेट की हिंदी देखें तो रेट की हिंदी क्या होती है, दर होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस के चेंज होने की दर को यदि आप हिंदी में डिफाइन करें तो डिस्टेंस के चेंज होने के दर को हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। और यदि इंग्लिश में आप देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितने रेट से चेंज हो रहा है विथ टाइम, ठीक है। ये याद रखिएगा कि टाइम के साथ हमेशा इनके बीच में चेंज आएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपको पहले से ही पता है। अब ये है स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ से हमें स्पीड कैलकुलेट करना था, हमने टाइम को यहाँ पे डिवीजन में भेजा, ठीक है, और ये बन गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। अब हम टाइम को डिफाइन करते हैं। टाइम है हमारा द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड इज नोन एज टाइम। कोई भी इवेंट, ठीक है, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी चीज हो, यदि उसके पूरे ड्यूरेशन को, ठीक है, मतलब वो इवेंट कितने देर तक चला, चाहे वो पार्टी कितने देर तक चली, यदि उसको हम सेकंड में डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। इस डिफिनेशन में यही कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड। किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को जो सेकंड में एक्सप्रेस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और टाइम भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला भी ठीक यहीं से मिलेगा आपको। टाइम हमें निकालना है, हमने टाइम को यहाँ पे रखा, ठीक है, और स्पीड को हमने डिस्टेंस के नीचे ले आए डिवीजन में, तो हमें मिल गया टाइम, ठीक है। तो यहाँ से ये दो चीजें भी क्लियर हो गई, स्पीड और टाइम, और इनके डेफिनेशन भी आपको पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। डिस्टेंस की डेफिनेशन तो आपको पता है कि द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी या मूविंग बॉडी ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी। पूरी जर्नी में बॉडी कितना दूरी तय करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, सिर्फ इसी को हम रिवर्स कर दिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि हम मोशन को दो और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक तरीका क्या है, यूनिफॉर्म, और दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इफ अ बॉडी ऑब्लिक ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time, then the motion of the body is known as uniform motion। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम को जो इंटरवल है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करे। जैसे कि आप ये सोचिए कि यदि कोई बॉडी एक सेकेंड में 5 किलोमीटर मूव कर रही है, सपोज कर लीजिए, या फिर 5 किलोमीटर हटाइए, कोई बॉडी एक सेकेंड में 5 मीटर मूव कर रही है, ठीक है। अब वो हर एक सेकेंड में 5 मीटर यदि मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक सेकेंड में बॉडी 5 मीटर मूव की, दूसरे सेकेंड में बॉडी फिर 5 मीटर मूव की,
फिर तीसरे सेकंड बॉडी फिर 5 मीटर मूव की। अब ये टोटल कितना हो गया? टोटल बॉडी 15 मीटर मूव की है, ठीक है? 15 मीटर मूव की और टोटल कितना टाइम पीरियड कितना है बॉडी का? टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकंड। पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर, ठीक है? तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। अब जैसे वॉच देखते हैं आप, घड़ी घड़ी का जो सेकंड वाली सुई है उसको देखते हैं, वो एक यूनिफॉर्म मोशन पे मूव करती है, ठीक है? मतलब उसकी स्पीड न बढ़ती है न कम होती है। और सेकंड वाली सुई ही नहीं, मिनट हैंड भी जो है या और हैंड भी है, ये सारे जो हैं ये एकदम मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है? और जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म का ये पूरा उल्टा होगा, मतलब पूरा ऑपोजिट होगा, ठीक है? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ अ बॉडी ऑब्लिक ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal interval of time, then the motion of the body is known as non-uniform motion। ठीक है? क्लियर हो गया कि यदि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस मूव करे, ठीक है? मतलब फिक्स डिस्टेंस ना मूव करे। यदि कोई बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर मूव कर रही है तो फिर दूसरे सेकंड में कितना? 6 मीटर मूव कर रही है, ठीक है? तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है? तो जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस मूव करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देख सकते हैं, अ कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड। अब बिजी रोड यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए रोड पे बहुत ट्रैफिक है, तो जब आप ट्रैफिक वाले रोड पे ड्राइव करते हो तो कैसे ड्राइव करते हो? कभी कार रोड खाली है तो तेज मूव करती है, मतलब स्पीड ज़्यादा होती है। कभी ट्रैफिक है तो कुछ दूर चली फिर रुकना पड़ता है, फिर कुछ दूर चली फिर रुकना पड़ता है, ठीक है? तो स्पीड जो इन्फॉर्म नहीं है, इन्फॉर्म क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आपकी कार मूव कर रही है, ठीक है? ये नहीं है कि फिक्स नहीं है कि हर 1 सेकंड में 5 मीटर मूव कर रही हो, चाहे 5 किलोमीटर मूव कर रही हो। क्लियर है? ये भी आपका क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में डिफरेंस क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको याद होगा कि वेलोसिटी क्या है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। इसके डेफिनेशन देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यहाँ पे किसका रेट ऑफ चेंज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जो होता है विथ टाइम उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी, ठीक है? हिंदी में समझें तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के दर को समय के साथ हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्लियर है। अब ये वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? तो वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एस है, एस किस चीज के लिए है? तो एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? डेल्टा एस क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो रहा है, ठीक? विथ टाइम, टाइम के साथ ही है तभी रेट ऑफ चेंज होगा। तो ये टाइम यहाँ पे है, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है v वेलोसिटी, डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम, ठीक है? क्लियर है? अब नोट देखते हैं। नोट में है इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। अब ये नोट कुछ नहीं है, जो ऊपर है उसी को मॉडिफाई करके नीचे लिखा हुआ है, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है,
या फिर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना डिक्रीज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। वही चीज यहाँ पे भी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज हुआ तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, तो क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यदि इसे कंबाइन करके क्या हो गया, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड इन 1 सेकंड कह लो या फिर विद टाइम कह लो, ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपकी वेलोसिटी। अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन भी आप जानते हैं क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट चेंज था, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। हिंदी में कहें तो यदि वेलोसिटी के चेंज होने की दर को, ठीक है, समय के साथ वेलोसिटी किस दर से बदल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। आपके बाइक में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, कार में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन कार को देता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है कार में या फिर बाइक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। यहाँ पे स्मॉल वी से आप समझ गए होंगे क्या है, वेलोसिटी है। डेल्टा वी क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, और टी हमारा क्या है, टाइम है। साइड में ये सारी चीजें मेंशन है, ए एक्सेलरेशन, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। यहाँ पे भी एक नोट है, इसको भी हम देखते हैं। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वही चीज है जैसे पिछले वाले में था, वेलोसिटी में ऊपर वाले को मॉडिफाई करके था, यहाँ पे भी उसी तरह मॉडिफाई करके लिखा हुआ। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज मतलब यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी यदि इंक्रीज भी करेगी तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और यदि वेलोसिटी डिक्रीज भी करेगी तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब जो 1 सेकेंड आ गया तो 1 सेकेंड क्या है, विद टाइम, टाइम वाली बात भी हो गई। इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। यदि 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करती है या फिर वेलोसिटी कितनी डिक्रीज करती है, हम उसे भी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मोशन। ये सारी चीजें मोशन की थी। और अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, और इनके कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। इन तीनों के ग्राफ अलग अलग कंडीशंस में बनते हैं, और ये अलग अलग नीचे शो करते हैं अपने अपने ग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.logicbunch.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल हैंडल व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं।